हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो नील विद्रोह हुआ था भारत में, इंडिगो रिबेलियन अगेंस्ट प्लांटर ऑफ इंडिगो इन बंगाल और बहुत सारे जो असम वगैरह स्टेट्स थी, झारखंड, इनमें जो है नील विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के बाद। और उसके बहुत सारे कारण आप पढ़ चुके हो, क्योंकि इंडिगो जो प्लांटर हैं वो रेयर्स का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, उचित दामों पर नील खरीद नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिए जाते थे, उनको हाई रेट्स पे लोन देकर उनको फंसाया जाता था और अंत में ज़मीन जो है वो भी बंजर हो जाती थी। तो इस तरह से जब कुछ चक्करों में फंस गया किसान, तो उसके पास लास्ट एक ही बात बची कि वो रिबेलियन कर दे इस कुचक्कर से बाहर निकलने के लिए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। वो क्षेत्र था जहाँ पर नील उत्पादकों के साथ ही ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने दौरा किया 1859 में। द रेयत सा द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। और जब रेयतों ने देखा कि गवर्नर साहब खुद आए हैं देखने के लिए कि क्या ये सब कुछ शोषण हो रहा है, तो उन्होंने लगा कि गवर्नमेंट भी उनके साथ है। When in Brashat, the magistrate Asle Aden issued a notice stating that Royals would not be compelled to accept indigo contract. इन द ब्रशात एक जगह है, जब मैजिस्ट्रेट असले एडन थे, उन्होंने एक नोटिस जारी किया और कहा कि रेयत को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे। जो कहते थे ना कि 25% आपकी भूमि पर हम नील उगाएंगे और हमें ही बेच सकते हो आप नील। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए जो इंडिगो पीजेंट है वो मजबूर नहीं किए जा सकते। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी शोन। और उन्होंने कहा कि जो वर्ड उन्होंने नोटिस तो ये जारी किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो पीजेंट थे वो अनपढ़ थे, उन्होंने क्या लिया कि रानी विक्टोरिया ने घोषणा की है कि इंडिगो मत उगाइए, इंडिगो उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडन वाज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन। और मिस्टर एडन जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पीजेंट जो है एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक सिचुएशन हो गई थी, रिबेलियन पर उतारू थे, विद्रोह पर उतारू थे, वो ना हो। बट हिज एक्शन वाज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। लेकिन उनके जो नोटिस ने ये साबित कर दिया, ये पढ़ा गया कि वो विद्रोहियों के साथ हैं। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कोलकाता रस्ट इनटू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जो बुद्धिमान लोग थे, इंटेलेक्चुअल का मतलब उस टाइम जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, जर्नलिस्ट थे, वो कलकत्ता से जहाँ इंडिगो उगाई जाती थी बंगाल के क्षेत्रों में, वहाँ गए। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रोयत। उन्होंने लिखा कि किस तरह से जो रोयट्स हैं वो दुख झेल रहे हैं और जो प्लांटर हैं वो किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं, किस तरह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं, टैरनी मैंने अत्याचार कर रहे हैं। एंड द हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम। और उन्होंने भयानक दास्तानें सुनाई कि किस तरह से किसानों को जो नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें ब्याज के कुचक्करों में फंसाकर उन्हें इतना मजबूर किया जाता है कि उनके खेतों में सिवाय इंडिगो उगाने के उनके पास कोई चारा नहीं रहता। और अंत में जब वो इंडिगो भी उगाते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता। वरिड बाय रेबेलियन, विद्रोह से जो सरकार है, अभी 1857 की क्रांति हुई थी जो लगभग सारे उत्तर भारत और बंगाल में फैली थी। तो अब नहीं चाहती थी गवर्नमेंट की नया कोई विद्रोह, नई कोई फसाद यहाँ खड़ा हो जाए। और इसके लिए उन्होंने प्लांटर
rebellion, the government brought in the military to protect the planter from assault. उन्होंने प्लांटर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि किसान सीधे उन्हें मारने पर उतारू थे, उनकी कोठियां लूट ली जाती थी, वो कागज फूंक दिए जाते थे जिन पर कॉन्ट्रैक्ट साइन थे, उनको प्लांटर को बचाने के लिए मिलिट्री बुला ली उन्होंने। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और एक नील कमीशन बिठाया गया। नील कमीशन का मतलब ऐसे कुछ 2-4 लोगों को नियुक्त करती है सरकार की आप सारी स्थिति की इंक्वायरी कीजिए कि असल में सिचुएशन क्या है। तो इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और नील के उत्पादन पर पूरी जानकारी के लिए उन्होंने कमीशन बिठाया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, और कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर थे वो सचमुच में दोषी थे। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरेसिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर, और उन्होंने उस तरीकों का बड़ा ज़बरदस्त आलोचना की जो तरीके वो उत्पादकों के साथ अपना रहे थे, कि ज़बरदस्ती उन पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे, लठैत रखे हुए थे, अगर कोई रैयत विरोध करता तो उसकी ज़मीन कुड़क कर ली जाती थी। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रोहिबिट फॉर प्रॉफिटेबल रॉयल्स, और ये डिक्लेयर किया गया कमीशन ने सारी रिपोर्ट के आधार पर कि जो इंडिगो उगाई जाती है उससे सिर्फ प्लांटर को फ़ायदा होता है, जो उगाने वाला है किसान है उसको रियत्स बोलते हैं, जिनको रियत ऐसे बोलते हैं इनको, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, उसकी तो जमीन बंजर हो रही है, उसका घर बार लूट रहा है। द कमीशन आस्क्ड द रियत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन ने ये तो कहा कि भाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, पैसे लिए हुए हैं, उसको तो आप भर दीजिए। एंड आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और भविष्य में आप इंडिगो पैदा करने से मना कर दीजिए। ठीक है, आई वुड रादर बैग देन शो इंडिगो, चाहे मैं भीख मांगू बट मुझे इंडिगो ही बोना है। ये एक कल्टीवेटर था चांदपुर का, वो कहता है, ये कोई अखबार की कटिंग बताई गई है। हाजी मुल्ला एन इंडिगो कल्टीवेटर ऑफ चांदपुर, हाजदी मुल्ला जो है वो इंडिगो के कल्टीवेटर हैं, वो नील उगाते हैं चांदपुर में। थाना हरदी वाज इंटरव्यूड बाई ए मेंबर ऑफ इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन के सामने उन्हें बुलाया गया, और दिन था 5 जून 1860। दैट इज़ व्हाट ही सेड इन आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और उसने कमीशन के सामने क्या कहा। वी.एस. सेटन कार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था वी.एस. सेटन कार। ठीक है, आर यू विलिंग टू शो इंडिगो, क्या आप इंडिगो उगाना चाहते हो। हाजदी मूला एंड इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू, तो कहते हैं अगर नहीं उगाना चाहते तो क्या आप नई क्या शर्तें रखना चाहोगे अगर आपको कहा जाए कि अब भी आप नहीं उगाओ। हाजदी मुला कहते हैं आई एम नॉट विलिंग टू शो, मैं नहीं उगाना चाहता। एंड आई डिड नॉट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाइड मी, और मैं नहीं जानता कि कोई नई अगर आप कंडीशन रखोगे, शर्तें रखोगे, उस पर भी मैं सेटिस्फाइड हो सकूंगा। मिस्टर साले कहते हैं वुड यू नोट बी विलिंग टू शो एट ए रुपीज ए बंडल, अगर आपको 1 रुपए का ढेर दिया जाए तब भी आप नहीं उगाओगे। हाजी मुल्ला कहते हैं नो आई वुड नोट, मैं तब भी नहीं उगाऊंगा। रादर देन शो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, इंडिगो उगाने की बजाय मैं दूसरे कंट्री में चला जाऊंगा। आई वुड रादर देन बैग देन शो इंडिगो, मैं भीख मांग लूँगा बट मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन बहुत ख़राब थी, ऐसी कंडीशन जो मरने से भी बदतर थी। आफ्टर द रिवोल्ट, जब ये विद्रोह हुआ इंडिगो प्रोड्यूसर का, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल में इंडिगो की खेती बिल्कुल ख़त्म हो गई। बट द प्लांटर नाउट्स
शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार। लेकिन प्लांटर को क्या है, वो लालच लगा हुआ था उनके मुंह पे। अब वो जितना फायदा कमा रहे थे वो खत्म नहीं होना देना चाह रहे थे। अब वो बिहार चले गए। आपको पता है बंगाल और बिहार की सीमाएं लगती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वर सर्वली अफेक्टेड। लेकिन अब क्या हो गया, जो कलर है ना वो सिंथेटिक बनने लगे। इसका मतलब कृत्रिम तरह के रंग, नेचुरल डाई की बजाय कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया अब केमिकल मिलाकर। तो उसका बिजनेस बड़ा अफेक्टेड हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivator there। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए और जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करें, साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। गांधी जी अभी सारे भारत को देखकर सारी स्थिति समझना चाहते थे। तो सबसे पहले बिहार के लोगों ने उसे इनवाइट किया कि आप चंपारण आइए और देखिए कि किस तरह इंडिगो के प्लांटर जो हैं वो इंडिगो कल्टीवेटर का शोषण कर रहे हैं। तो गांधी जी वहां गए और सबसे पहला मूवमेंट जो गांधी जी के नेतृत्व में चला वो इंडिगो प्लांटर का ही था चंपारण में। ये आप पढ़ोगे 10th में बहुत मतलब विस्तार से। अब वेस्ट इंडीज में क्या स्थिति थी आपको पता है। वेस्ट इंडीज भी भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका का देश था जो ब्रिटेन का गुलाम था। वो भी एक ऐसा जगह थी जहां पर जो है अंग्रेज लोग डाई के लिए इंडिगो उगाते थे। तो वहाँ कैसे इंडिगो प्लांटर्स और इंडिगो कल्टीवेटर के बीच में क्लासेस पैदा हुए। इन द अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1710 के आसपास ए फ्रेंच मिशनरी जीन बपेत्से लबेथ ट्रेवल टू कैरिबियन island and wrote extensively about the region, published on his book. This image show all the stage of indigo production in the France slave plantation of the region। एक मशीनरी थी, जैसे क्रिश्चियन मशीनरी जाती है धर्म को फैलाने के लिए। उनमें एक जीन बपेत्से नाम का ट्रैवलर था, वो गया था और उन्होंने कैरिबियन आइलैंड, अगर आप अफ्रीका जाओगे इस तरह से अफ्रीका बना हुआ है तो यहाँ कैरिबियन आइलैंड है वहाँ पे, एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन। और उसने अपने बुक में अफ्रीका के बारे में काफ़ी लिखा और जो इंडिगो के बगानों में स्लेव्स दासों से कैसे काम करवाए जाते थे उनके बारे में भी लिखा। You can see the slave worker putting the indigo plant into the shelter vent on the left. Another worker is churning the liquid with a mechanical churner in a vat second। ये वैट हैं, भारत में तो सीधे सीधे ऐसे बनाए गए थे, लेकिन ये इस तरह से है, किस तरह से जो है एक स्लेव लगे हुए हैं काम करने के लिए और किस तरह से एक स्लेव इंडिगो डाल रहा है, दूसरा उसका चूर्ण बना रहा है और इस तरह से जो वर्कर्स नहीं बल्कि स्लेव जो है इंडिगो का पल्प निकाल रहे हैं, जूस निकाल रहे हैं। पल्प होता है गुद्दा टाइप की जैसे, और उसके बाद उन्हें सुखाया जाता है और नील का रूप दिया जाता है। बाद में वेस्ट इंडीज में बहुत सारे कारणों के कारण जो आप ऊपर पढ़ चुके हो ये बंद हो गया था वेस्ट इंडीज में नील का उत्पादन। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।